हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे ऑल्सो वी जस्ट नीड टू सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू यस्टरडे। ओके, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने हमारे लास्ट लेक्चर को छोड़ा था, दैट इज़ होमवर्क क्वेश्चन। ओके, वैसे मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 6 प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थे और 4 MCQ थे। आई होप आपने सॉल्व कर दिए होंगे, ठीक है। एंड मैंने लास्ट लेक्चर में हिंट भी दे दी थी ये सब क्वेश्चन की। सो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डेफिनेटली फर्स्ट गो थ्रू दैट लेक्चर। लास्ट का जो पोर्शन है उसमें ये सभी क्वेश्चन दिए, वो ही टाइम पे मैंने हिंट दे दी थी। एंड डेफिनेटली वो सभी हिंट भी अगेन वो तभी पता चलेगी जब आपने लास्ट लेक्चर पूरा देखा होगा, है ना। उसमें भी एक क्वेश्चन था जो कॉट थीटा वाला था, उसी के बेस से ये ऑलमोस्ट आगे के 3-4 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, बराबर। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में A2A एंड 3A के बीच में रिलेशन है भाई, है ना। आपको पता है कैसे करना है। A2A A plus 2A equal to 3A. Okay, let us apply 10 both the side. Okay, 10A plus 2A that is equal to 10 3A. Let us apply the formula of 10A plus 2A, that is 10A plus 10 2A divided by 1 minus 10A 10 2A. ठीक है, that is equal to 10 3A. Now we just need to cross multiply this one, है ना। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 10 3A इंटू 1 दैट इज 10 3A माइनस 10 3A इंटू ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंड नाउ आप देख सकते हो मुझे जो चाहिए उसमें मुझे इस टर्म को, ये वाले टर्म को इस तरफ लाना पड़ेगा और ये दोनों टर्म को उस तरफ लाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड दैट विल बी योर आंसर, है ना। ये आइडेंटिटी है, अगेन आप बोल सकते हो इसको आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें ए की कोई भी वैल्यू रख लो ये प्रूव हो जाएगा। ए इक्वल टू 10 रखो, 1000 रखो, माइनस 10 रखो, कुछ भी रखो, ए बिलोंग्स टू आर, है ना। यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, ए की कौन सी वैल्यू नहीं चलेगी, तो वही जहाँ पे 10 डिफाइन नहीं होगा वो सब वैल्यू नहीं चलेगी भाई। तो कौन कौन सी नहीं चलेगी, एक तो 2k + 1 π/2 है ना, ए π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, फिर 2A भी π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, एंड 3A भी π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, है ना। सो ए शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ π/2, फिर 2A शुड ऑल्सो नॉट बी मल्टीपल ऑफ π/2। सो अल्टीमेटली ए क्या होगा, तो मल्टीपल ऑफ π/4, एंड 3A शुड ऑल्सो नॉट बी मल्टीपल ऑफ 2k + 1 π/2। मतलब ये 3 इस तरफ नीचे लेके जाने पे हो जाएगा 6। तो ए ये तीन वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ए के लिए तीन वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी ना। वो रखेंगे तो ये डिफिनेटली डिफाइन नहीं होगा ये फार्मूला, क्योंकि फंक्शन खुद डिफाइन नहीं होता है ना, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बाकी तो हमको तो सिर्फ ये प्रूव करना था। दैट इज व्हाट वी हैव डन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कौन कौन से एंगल है, 25 है, 15 है एंड 50 है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि भाई जब भी आपके पास कुछ एंगल के बीच में रिलेशन आए तो पहले वो सोचो कि वो एंगल के बीच में सिंपल रिलेशन क्या हो सकता है। या क्या 25 + 15 हो जाएगा 50? नहीं, इसका एडिशन तो 40 होता है। कोई बात नहीं, चलो 50 मतलब 40 मतलब 50, 90 - 50 लिख सकते हैं। हाँ, अब 90 को तो डेफिनेटली हम रिमूव कर सकते हैं। बाकी हमारे पास जो चाहिए वो तीन एंगल मिल गए। Let us apply 10 at both the side. 10 25 + 15 equal to 10 90 + 50, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड ये 10 90 - 50 दैट इज cot 50 एंड दैट इज इक्वल टू अगेन 1/10 50, है ना। 1/10 50 10 के फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हमारा फाइनल आंसर सब में 10 है। नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग्स, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, बराबर। ये बीच वाला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 10 25 इंटू 10 50 प्लस, ठीक है, दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू 1 माइनस दिस वन, ठीक है। अब बस इसको इस तरफ लेके जाओ, है ना, ये वाले टर्म को उस तरफ लेके जाओ, देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज योर LHS विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। हैंस प्रूव खत्म।
अच्छा, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। आई थिंक मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ही कि आप समझ लो 15 डिग्री, अब 15 तो यूज़ तक किया है ना आपने, समझ लो आपने 7 डिग्री प्लस से 34 डिग्री बराबर, इसका एडिशन ये मतलब 7 34 आपके पास, समझ लो कि यहाँ पे इक्वेशन में 7 है, 34 है, फिर 34 एंड क्या हो सकता है भाई 7 + 34 विच इज़ 7 + 34 विच इज़ 41 एंड यहाँ पे तो फिर होगा 90 - 41 दैट इज़ 51, सॉरी 59, एम आई राइट, या फिर 49, हाँ 49, सॉरी 49 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह के इक्वेशन के फॉर्म होगा 10 7 10 34 10 34 10 49, है ना। यहाँ पे 10 अगेन 7 एंड 10 49, ठीक है। ये तीनों का रिलेशन 7 49 7 34 एंड 34 49, ऐसा रिलेशन भी दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे रिलेशन क्या है भाई 7 + 34 विच इज़ 41, बट 41 क्या है एक्चुअल में 90 - 49 है। तो अल्टीमेटली 49 34 एंड 7 के बीच में अगर इस तरह का रिलेशन है तो हम ये फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये याद रखो कि भाई आपके पास ये पर्टिकुलर पैटर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वैसा ही अगेन सिमिलर क्वेश्चन, बट उसको मैंने कॉट के फॉर्म में रखा है बराबर। तो अगेन फॉर्मूला की पैटर्न वही है ना, यहाँ से तो वही है पैटर्न, तो ये एक्चुअल में यहाँ से सब कुछ वही है, ये सब कुछ वही है। बस आपको क्या करना है, ये जो है ना ये 10 को कॉट कर देना है और कुछ नहीं करना है। 10 को कॉट, दोनों साइड कॉट अप्लाई कर देना है, हो गया ना सिमिलर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो कॉट का। तो कॉट का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते भाई, उर्दू में ना कॉट 15 प्लस कॉट 25 ऊपर 1 माइनस कॉट 15 कॉट 25 दैट इज इक्वल टू कॉट 90 - 50 मतलब tan 50 होता है, और tan 50 मतलब 1/cot 50। नाउ वी जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई अब करना है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा भाई, तो ये जो टर्म है उसको cot 50 के साथ मल्टीप्लाई करो, cot 25 cot 15 cot 50 माइनस cot 50 इक्वल टू cot 25 प्लस cot 15, और इसको उस तरफ लेके जाने पे हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। देखो 25 15 एंड 50, ये तीनों का एडिशन बराबर, ये तीनों का एडिशन है, सॉरी यहाँ पे एडिशन है बराबर, एडिशन इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में मैंने एडिशन ही दिया था, अच्छा मल्टीप्लिकेशन दिया था बाय चांस, बाय मिस्टेक, सॉरी, है ना, बाय मिस्टेक मैंने वो मल्टीप्लिकेशन दे दिया था यहाँ पे, एंड दैट शुड बी एडिशन, ओके, और आंसर शुड बी इन एडिशन। ये तीनों का एडिशन इक्वल टू तीनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट्स व्हाट आवर फॉर्मूला ओवर हियर, ओके। तो इस तरह से हो जाएगा बस आराम से। एंड कॉट में भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, समझ लो ये मैंने बताया था उस हिसाब से, समझ लो यहाँ पे 9 लिख दिया, 9 डिग्री, और यहाँ पे लिख दिया समझ लो आपने 22 डिग्री बराबर। तो 9 + 22 कितना होगा भाई 31, है ना, 9 + 22 31 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ 59, है ना, क्योंकि 9 + 22 दैट इज़ 31 एंड 31 इज़ 90 - 59। सो 9 22 एंड 59 के बीच में रिलेशन होगा, है ना। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली क्रिएट रिलेशन इन फॉर्म ऑफ कॉट ऑल्सो, ओके। जितने चाहो उतने बना सकते हो, ओके। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको हिंट, a + b + c = 2k + 1 π/2 है। मैंने क्या बताया था, किसी एक एंगल को उस तरफ लेके जाओ, मोस्टली हम c को ही लेके जाते हैं, तो आदत वही रखो, है ना। अब दोनों साइड यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला प्रूव करने के लिए दोनों साइड tan अप्लाई कर दो। चलो फर्स्ट फार्मूला प्रूव कर रहे हैं हम लोग, ऐसा सोचो, तो दोनों साइड tan अप्लाई कर दिया, tan a + b = tan वही एंगल 2k + 1 π/2 - c, ठीक है। यहाँ पे tan का फार्मूला लगा दो, चलो लगा दो, और यहाँ पे
10π/2 माइनस सी है ना। अच्छा, ये जो एंगल है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो एंगल है वो कौन कौन सा डिनोट कर सकता है, कौन कौन सा एंगल डिनोट कर सकता है। तो आप के की अलग अलग वैल्यू रखना। ये 1π/2 होगा, 2π मतलब 3π/2 होगा, 5π/2 होगा, 7π/2 होगा। मतलब ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों पोजीशन को एक्चुअल में ये डिफाइन कर सकता है ये एंगल, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर ऊपर वाली पोजीशन लूँ तो समझ लो ऊपर वाली पोजीशन मैंने π/2 ले लिया, π/2 माइनस सी। अगर 10π/2 माइनस सी कंसिडर कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे 10 का कोट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए 10 पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, फिर कॉट सी बराबर। और अगर मैं बाई चांस यहाँ पे नीचे वाला 3π/2 एंगल कंसिडर कर रहा हूँ तो भी 3π/2 माइनस सी है ना, 3π/2 माइनस सी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 तो पॉजिटिव ही है इसलिए आगे पॉजिटिव साइन, और वाई एक्सिस की वजह से फंक्शन चेंज। तो एक्चुअल में वो लोग देंगे ही ऐसा यहाँ पे रेफरेंस एंगल, ताकि ऊपर पोजीशन आए या फिर नीचे पोजीशन आए हमेशा ही यहाँ पे आंसर सिमिलर आएगा, ठीक है। तो ये कॉट सी बन गया। अब कॉट सी को आपको पता है कैसे लिखना होता है, 1/10c, एंड देन इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट अवर आंसर फाइनली, ओके, दैट इज दिस वन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 10 से इस तरफ चला गया और ये मल्टीप्लाई होकर ये बन गया इक्वल टू, ये 1 - 10 है, 10 भी यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन गया। अब आपको पता है इसको सिर्फ उस तरफ लेके जाना है और बिंगो हमारा आंसर तैयार। हाँ ओके, फिर सेकंड को प्रूव करते, वो कोट के लिए बनाना है ना, कोट के लिए बनाना है। तो बस यहाँ से कोट अप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है। यहाँ से मैंने कोट अप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब फॉर्मूला लगा दो कोट का, आपको पता है फॉर्मूला कैसे लगाना है, कॉट ए प्लस कॉट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए कॉट बी। और ये क्या हो जाएगा भाई, अगेन वही रेफरेंस एंगल तो ऊपर वाला और नीचे वाला ही है बराबर। तो अगर ऊपर वाला कंसिडर किया तो π/2 समथिंग माइनस सी, π/2 माइनस सी अगर सोचे, π/2 सोचो या फिर 5/2 सोचो, कुछ भी सोचो, माइनस सी करने पे, दैट एंगल माइनस सी करने पे फर्स्ट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉट पॉजिटिव, सो आगे पॉजिटिव साइन, फंक्शन चेंज, सो दैट इज बाई 10c। और अगर ये वाला नीचे वाला भी अगर समझ ले रेफरेंस एंगल कंसिडर करे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है इसलिए आगे पॉजिटिव साइन, रेफरेंस एंगल चेंज बिकॉज ऑफ दिस 3π/2, और वट एवर एंगल यहाँ पे जो भी आएगा वो सभी एंगल के लिए फंक्शन चेंज हो जाएगा, एंड अगेन वापस c। So this become again tan c become 1 / cot c, and after again cross multiplication we get our answer finally, है ना। जो भी आंसर चाहिए वो मिल जाएगा, that's all, ख़त्म। चलो मैं इसको आपके पर छोड़ता हूँ, यहाँ से आगे है ना, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड सिंप्लीफाई करके आपका ये आंसर बना लो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, a + b + c = k π, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था भाई, ऐसा हो तो कभी भी आप एक एंगल को उस तरफ भेज दो। अब 10 वाला रिलेशन अगर प्रूव करना है तो दोनों साइड 10 अप्लाई कर लो बराबर फर्स्ट में। तो चलो 10 अप्लाई कर दिया, 10a + b = 10 k π - c। अब फॉर्मूला लगा दो 10 का, चलो लगा दिया, ओके। फिर यहाँ पे 10 k π - c, अच्छा k π, अब k π एंगल कौन सा होगा भाई, k = 0 रखेंगे तो 0, ठीक है, 0, फिर 1π 2π 1π 2π है ना, 2π 3π 4π 5π 6π, मतलब ये अल्टीमेटली यही एंगल है ना भाई, ये दो एंगल है बराबर। अब समझ लो k π में से मैंने कोई भी एक एंगल रखा, k π ये वाला एंगल कंसिडर करके -c करूँगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और ये वाला एंगल करके -c करूँगा तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा बराबर। समझ लो 0 माइनस या फिर 2π माइनस करूँगा तो यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड π माइनस या फिर 3π माइनस या 5π माइनस करूँगा तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में एक्चुअल में 10 तो नेगेटिव है, तो माइनस, रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस है इसलिए फंक्शन एज इट इज tan c, है ना। मैंने क्या बताया था, जब भी यहाँ पे इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो भी दिया हो उसी की वजह से आंसर तो सिमिलर ही आएगा, है ना। वो भले ही दो अलग अलग पोजीशन दी हो बट आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। ऐसे ही वहाँ पे उस तरह के पैटर्न से ही वहाँ पे वो लोग क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो चलो ये -tan c बन गया, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर आंसर।
है ना, 10a प्लस 10b, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे, है ना, इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा -10c प्लस 10a 10b 10c, ठीक है। और बस इसको उस तरफ भेज दोगे, आपका आंसर तैयार, ख़त्म। ओके, देखो 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c, है ना। अब सेकंड प्रूव करना है कॉट के लिए, तो यहाँ से कॉट दे दो दोनों साइड, चलो दे दो, ठीक है। कॉट दे दिया दोनों साइड, कॉट का फॉर्मूला लगा दो, कॉट a प्लस कॉट b बाई 1 माइनस कॉट a कॉट b, है ना, दैट इज इक्वल टू कॉट k पाई माइनस c अगेन 10c, सॉरी 10c नहीं, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ k पाई माइनस की वजह से सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, बट साइन ऑपोजिट, मतलब साइन नेगेटिव आ जाएगी, बिकॉज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉट इज नेगेटिव एंड फंक्शन विल बी एज इट इज, दैट इज कॉट देन c। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कॉट a कॉट b -1 दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट b कॉट c माइनस कॉट a कॉट c, ठीक है। अब ये दोनों को उस तरफ भेज दो, और ये 1 को इस तरफ भेजोगे, -1 का बन जाएगा +1 एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज दिस वन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10b 10c, दिस टू थिंग्स आर देयर इन अ ट्रायंगल ABC, बराबर, मतलब b एंड c एंगल जो है ट्रायंगल ABC का है, तो प्रूव करना है 10a इक्वल टू 1। ओके, ट्रायंगल ABC का है, तो पहले ही हमको क्या पता होता है भाई, a प्लस b प्लस c मतलब तीनों एंगल का एडिशन 180 दैट इज पाई होगा, बराबर, 180 मतलब पाई होगा। मैंने क्या बताया था, कोई भी एक एंगल को उस तरफ भेजो, किसको भेजना चाहिए, तो यहाँ पे 10a प्रूव करना है ना, तो 10a को अकेला रखो, तो लेट अस सी पाई माइनस a कर देते हैं। अब अप्लाई कर देते हैं 10 का फॉर्मूला, 10b प्लस c इक्वल टू 10 पाई माइनस a, ठीक है। 10b प्लस c का फॉर्मूला 10b प्लस 10c डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10b इंटू 10c, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस, पाई मतलब यहाँ पे माइनस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 खुद नेगेटिव है, इसलिए माइनस, फंक्शन डजंट चेंज 10a, ठीक है। तो चलो कोई भी आंसर आए उसका नेगेटिव जिस तरफ दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो रख दो 10b एंड 10c की वैल्यू 2 एंड 3 रख देते हैं। चलो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6 इक्वल टू माइनस 10a। सो फाइनली 10a इक्वल टू, इस तरफ जो भी आंसर आए उसको एक्स्ट्रा नेगेटिव दे दो, बराबर। 2 + 3 5 और नीचे -5, सो आंसर विल बिकम +1। ओके, लेट्स रॉक, हो गया ये तो, है ना, 10a इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर, अगेन ट्रायंगल ABC है, वही a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, वही झंझट पहले तो स्टार्ट करनी है। 10a भी है, 10b दिया है, c फाइंड करना है, वही अगेन प्रोसीजर, c एंगल फाइंड करना है, बराबर। 10c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, और उसके बाद एंगल c फाइंड कर लेंगे, है ना। 10c की वैल्यू अगर जानी पहचानी होगी तो उसका एंगल भी जाना पहचाना होगा, ठीक है। चलो तो c को अकेला करते हैं, मैंने क्या बताया था, जिसको फाइंड करना हो उसको अकेला करो, बराबर। तो ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू पाई माइनस c। वैसे अगर आपको पता हो तो डायरेक्ट रिलेशन यूज़ कर सकते हो, है ना। मतलब कौन सा रिलेशन, तो याद हो तो आपने वो k पाई वाला रिलेशन प्रूव किया था, है ना। k पाई मतलब k इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। k इक्वल टू 1 के लिए, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3 कोई भी रख लो, k पाई के लिए जो होल्ड करेगा वो सिर्फ पाई के लिए भी होल्ड करेगा, बराबर। तो उसके लिए आपने लास्ट में प्रूव किया था 10a प्लस 10b प्लस 10c दैट इज इक्वल टू 10a 10b 10c, आपने ये प्रूव किया था अगर आपको याद हो तो, है ना। तो अगर आपको याद है कि भी अगर ट्रायंगल ABC है, ये वाला रिलेशन याद रख लोगे तो ये फ़ायदा ही होगा, है ना, एडिशन का डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में, है ना। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है पता है कहाँ पे, फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, मतलब नेक्स्ट ईयर में 12th स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इंटीग्रेशन वगैरह में। अच्छा चलो वहाँ पे ही देखेंगे वो सब, तो पहले अभी इसी पर फोकस करते हैं, इसी के ऊपर, वरना आप वो तो समझ में आएगा नहीं और ऐसे ही मैं हिस्ट्री बताते रहूँगा, बराबर। सो 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c, इफ़ यू नो दिस फॉर्मूला देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द वैल्यू, 10a की 10b की वैल्यू अप्लाई कर दो, है ना। ये रिलेशन इसी से मिलेगा आपको लास्ट में।
तो tan a की वैल्यू है 1/2, इसकी 1/3 प्लस tan c फाइंड करना है, अगेन 1/2 इंटू 1/3 इंटू tan c। ठीक है चलो, तो क्या होगी 1/2 प्लस 1/3, 3 प्लस 2 5/6 प्लस tan c इक्वल टू 1/6 tan c बराबर। तो क्या करते हैं 5/6 इक्वल टू, उस तरफ tan c को उस तरफ लेके जाता हूँ मैं, 1/6 tan c माइनस tan c। ओके चलो अच्छा है, tan c कॉमन है ना, tan c कॉमन निकाल देता हूँ, क्या बचेगा भाई 1/6 माइनस 1 और यहाँ पे 5/6, तो क्या होगा 1/6 माइनस 1, 1 माइनस 6 माइनस 5/6 और यहाँ पे 5/6। ठीक है, तो इफ़ यू कैंसिल दिस टू टर्म 5/6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई tan c इक्वल टू -1 बचेगा भाई। हाँ, इस -1 की माइनस की वजह से -1 बचा। अब tan की वैल्यू तो नेगेटिव है, तो tan की वैल्यू नेगेटिव, तो पहले ही आपके माइंड में ये दिमाग के अंदर ये आना चाहिए कि tan की वैल्यू नेगेटिव मतलब आपका जो C एंगल है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। वैसे ABC के जो एंगल हो गए ना, ABC ट्राइंगल के एंगल है, अगर सपोज वो ट्राइंगल के एंगल है तो ABC इज ऑलवेज मोर देन 0 एंड लेस देन पाई। तीनों की वैल्यू हमेशा ही पाई से तो छोटी ही होगी, है ना। मतलब ABC जो एंगल होंगे वो हमेशा ही फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे, उससे बाहर तो आएंगे नहीं, बराबर। अगर ABC एंगल के लिए tan की वैल्यू पॉजिटिव होती तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, B या फिर C होता, और ABC में से कोई भी एक एंगल, एक आध एंगल ऐसा होगा जिसकी वजह से मे भी अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुआ, तो मे बी tan की वैल्यू उसकी नेगेटिव आ सकती है। सो अल्टीमेटली ऐसा याद रखो कि भाई अगर tan की वैल्यू नेगेटिव है तो डेफिनेटली, ट्रायंगल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, tan की वैल्यू नेगेटिव है तो डेफिनेटली C कहाँ पे होगा भाई, C कहाँ पे होगा, ये एंगल कहाँ पे होगा, ये जो समझ लो tan x बराबर, tan x की वैल्यू समझ लो माइनस है, -5, तो डेफिनेटली ये कौन से क्वाड्रेंट में tan x -5 होता है, डेफिनेटली या तो सेकंड या तो फोर्थ, बराबर। हम अगर ये ट्रायंगल है तो डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट तो लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के लिए जो भी एंगल है ये x है ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी जो एंगल है बराबर, x की वैल्यू 180 हो सकती है, वॉटेवर, ये जो भी एंगल है वो हमेशा ही पॉजिटिव आएंगे ट्रायंगल के लिए। तो फाइनली tan c की वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो c कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। क्योंकि अगेन tan c अगर नेगेटिव है तो हम सोचेंगे tan नेगेटिव है तो या तो वो सेकंड या तो फोर्थ क्वाड्रेंट, डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए फॉर ट्रायंगल, दैट इज़ वाई वी नीड टू कंसीडर सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब उसकी वैल्यू -1 है बराबर, -1 यहाँ पे -1 वैल्यू है, तो -1 एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा भाई, -1 वैल्यू आएगी कहाँ पे, तो उसके लिए क्या कर सकते हो पता है आपको, ये थोड़ी थियरी अगर पता हो ना, ये इसलिए मैं यूनिट सर्कल बहुत डिटेल में समझाता था आपको। समझ लो ऐसा, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक वैल्यू है, समझ लो 5 बराबर, समझ लो tan की वैल्यू है यहाँ पे 5, ये कोई एंगल है, तो वही एग्जैक्टली वही पोजीशन पे यहाँ पे बराबर, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, एग्जैक्टली अगेन वही पोजीशन पे यहाँ पे, और एग्जैक्टली वही पोजीशन पे यहाँ पे, मतलब ये सभी चारों के चारों थीटा समझ लो बराबर। तो ये चारों के चारों 5 होते हैं, चारों के चारों की वैल्यू 5 होती है, एक्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क होगा। अगर वो tan थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 5 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव 5 है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव 5 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव 5 है, बराबर। समझ लो वो 0.5 है, और साइन थीटा की बातें कर रहे हैं हम लोग, बराबर, साइन थीटा की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे भी 0.5, यहाँ पे भी 0.5 और यहाँ पे भी 0.5, बराबर। अब बस वही करना है, साइन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में, तो वहाँ पे पॉजिटिव 0.5 एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव 0.5। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अगर कोई थीटा की वैल्यू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आंसर है वही आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में है, बट वो पाई माइनस थीटा के लिए है, वही आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में है पाई प्लस थीटा के लिए, बराबर, पाई प्लस, और वही आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में है 2 पाई माइनस के लिए, बराबर। तो जैसे कि यहाँ पे
इतना देखा कि भाई tan की वैल्यू -1 है, तो हमने +1 वाली वैल्यू देखी यहाँ पे, तो वही वैल्यू यहाँ पे -1 होगी, बराबर। अगर यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है तो वही वैल्यू यहाँ पे +1 है डेफिनेटली, बराबर। अब +1 वैल्यू कब होती है भाई tan के लिए, π/4 के लिए, तो ये भी π/4 होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये π/4 है तो हमको तो कौन सा एंगल चाहिए भाई, हम तो हमेशा ही यहाँ से एंगल मेजर करते हैं, है ना, यहाँ से। तो फाइनली हमारा एंगल क्या हुआ, ये एंगल क्या हुआ, पाई में से, टोटल में से इतना निकाल दो, π/4। तो फाइनली हमारा एंगल क्या हुआ, C = पाई माइनस π/4 एंड दैट इज इक्वल टू 3π/4, विच इज़ योर आंसर। अच्छा, यहाँ से क्या करो, थोड़ा एक बार वापस चेक कर लो कि आपने सही में जो भी आंसर बनाया वो सही है कि नहीं। tan 3π/4, C की जगह 3π/4 रख के वैल्यू चेक कर लो, इसकी वैल्यू क्या -1 आ रही है, तो वो तो चेक कर सकते हो ना। इसकी वैल्यू आपको बनानी आती है ना, कैसे, 3π है तो 4π - π/4 दैट इज इक्वल टू 10π - π/4, है ना, वही देखो π - π/4 आया, दैट इज इक्वल टू, तो सेकंड क्वाड्रेंट π माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव इसलिए माइनस, फिर 10 देन π/4, तो ये बन गई -1, आप देख सकते हो, है ना। एक्चुअल में हमने क्या किया, हमारे पास वैल्यू थी -1 और उससे हमने एंगल फाइंड किया, है ना। एक्चुअल में यहाँ से अगर मेरे पास यहाँ से रिजल्ट बनाना होता तो आप तुरंत बना सकते थे, है ना, एक ही स्टेप में बना सकते थे, फटाफट से बना सकते थे, जिसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। बट अगर आपके पास वैल्यू है और आपको आंसर बनाने हैं एंगल के, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। आप लोग को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए, अगेन डिटेल में, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। समझ लो आपके पास tan थीटा, बराबर, tan थीटा, tan C लो, tan X लो, tan A ले लो, व्हाटएवर। tan थीटा की वैल्यू समझ लो -1/√3 है, और उन लोग ने बोला है कि थीटा जो है ना 4th क्वाड्रेंट में है, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट नहीं बोला, ऐसा सोच लो कि थीटा जो है वो पाई से लेके 2π के बीच में है, ऐसा बोला है, बराबर। 4th क्वाड्रेंट लिखेंगे तो भी हमको कन्फ्यूजन ये होगा कि भाई 4th क्वाड्रेंट तो बहुत सारी जगह पे होगा, है ना। 3π/2 से लेके 2π भी 4th क्वाड्रेंट है, फिर 3, 5, 7π/2 से लेके 4π भी 4th क्वाड्रेंट है। तो फिर एग्जैक्टली थीटा कौन सा कंसिडर करें, ये वाला या फिर ये वाला, है ना, या फिर उसके आगे वाला। सो डेफिनेटली यहाँ पे थीटा दिया होगा, बराबर, मुझे थीटा फाइंड करना है इसलिए। तो अब थीटा फाइंड करो, फॉर दिस क्वेश्चन लेट अस फाइंड थीटा। थीटा क्या होगा, तो अगेन मैं गया, tan थीटा 1/√3 है ना, तो मैं पहले गया यूनिट सर्कल के पास, उसको पूछा कि 1/√3 वैल्यू यहाँ पे 1/√3 है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो रूट वैल्यू -1/√3 होगी, है ना। यहाँ पे एग्जैक्टली वो -1/√3 होती है, और यहाँ पे भी वही वैल्यू 1/√3 पॉजिटिव होती है, बराबर। इतना हमने थोड़ी देर पहले समझाया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल भी थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो, यहाँ पे हमको एंगल, यहाँ पे उन लोग ने जो एंगल बताया है वो कौन सा दिया, तो पाई से लेके 2π मतलब नीचे वाला, है ना, यहाँ से यहाँ तक। चलो ऊपर इसको तो भूल ही जाओ, है ना। और इस नीचे वाले पर्टिकुलर इंटरवल में -1/√3 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, है ना। तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। चलो, तो हमको पोजीशन पता चल गई भाई -1/√3 यहाँ पे आते हैं, मतलब इसका एंगल फाइंड करना है। अब हमें एंगल हमेशा ही फाइंड कौन सा करते हैं भाई हम लोग, तो एंगल हमेशा ही हम ये फाइंड करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल फाइंड करते हैं हमेशा ही, बराबर। तो ये जो एंगल है वो एंगल कितना होगा, तो टोटल एंगल में से, यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनाता हूँ, टोटल एंगल में से कितना सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लो ना, बराबर। टोटल 360 में से इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लोगे, मतलब अल्टीमेटली 2π माइनस, है ना, 2π माइनस कितना, तो जितना ऊपर ऐड करते हैं उतना ही थीटा नीचे होगा। ऊपर थीटा कितना होगा भाई, तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है भाई, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होती है भाई, tan थीटा कब 1/√3 होता है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विच इज़ π/6, है ना। तो अल्टीमेटली थीटा इक्वल टू π/6 है, तो ऊपर π/6 है तो नीचे भी π/6 होगा, तो ये एंगल जो है ना वो π/6 है। तो फाइनली थीटा कितना होगा भाई, तो थीटा होगा, बाकी सबको हटा दूँ, थीटा होगा 2π - π/6,
2 पाई माइनस पाई बाई 6, तब जाके ये पोजीशन मिलेगी ना, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज 6 to the 12 minus 1 11 पाई बाई 6 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट है ना, ये बहुत काम आता है अलग अलग चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी, क्योंकि आपके पास मोस्टली वैल्यू होगी और आपको एनी हाउ थीटा के आंसर क्रिएट करने होंगे, और वो भी क्या, तो वो भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में है ना। अगर यहाँ पे पाई टू 2 पाई लिखा है तो समझ लो यहाँ पे उन लोग ने से 3 पाई से लेके 4 पाई लिख दिया, तो यहाँ पे फिर 4 पाई माइनस पाई बाई 6 करते है ना। ये 3 पाई से लेके 4 पाई तक होता तो हम ये वाले एंगल को कितना लेते भाई, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 6 इतना लेते हैं ना, 4 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये 4 पाई हो जाता। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको। ये पहले 2 पाई तक का हो गया, 2 पाई तक का तो इंटरवल हो गया यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 पाई होगा है ना, यहाँ तक 4 पाई होगा, 0 से लेके 4 पाई इंटरवल, और उसमें से भी अगेन मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, पाई बाई 6, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 6 का आंसर आएगा, क्योंकि ये पोजीशन से ये पोजीशन तक 4 पाई एंगल है और मुझे ये वाले एंगल के लिए आंसर चाहिए, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 6 है ना। आई होप मैं ये जो समझा रहा हूँ वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है ना। और अगेन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अगेन आपको एडवाइस देता हूँ, लास्ट शुरू के लेक्चर वापस थोड़े रिवाइज करो है ना, भले ही बोरिंग लगे बट एनी हाउ रिवाइज करो, एक आध बार वापस रिवाइज करो, वरना फिर एक बार ट्रिग्नोमेट्री छूट गया तो फिर छूट गया। मेरी एडवाइस है कि आपको छोड़ना नहीं है ये पर्टिकुलर चैप्टर को, जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ना है ना। तो फाइनली चलो इसकी प्रैक्टिस होगी। समझ लो कोई दूसरा फाइंड करते से, समझ लो मैं बोल रहा हूँ आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू चलो लेते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू -2 है, चलो ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू -2 है और थीटा दे दिया है उन लोग ने से कॉसेक नेगेटिव होगा 3rd या फिर 4th क्वार्टर में, तो थीटा में ले लेता हूँ चलो 5 पाई बाई 2 से लेके 7 पाई बाई 2 तक, बराबर, या फिर 5 पाई बाई 2 ना लो और मैं ऐसे 2 पाई ले लूँ तो भी चल जाएगा, बराबर, ऐसे ही लेंगे, ऐसा ही वहाँ पे मैं क्वाड्रेंट दूंगा या फिर इंटरवल दूंगा जिसमें कोसेक थीटा एक ही बार नेगेटिव है। अच्छा 2 बार भी नेगेटिव है तो 2 एंगल आएंगे आंसर है ना, समझ लो। चलो मैं ऐसा ले रहा हूँ 2 पाई से लेके 4 पाई, चलो बराबर, तो यहाँ पे 2 बार कोसेक थीटा नेगेटिव आएंगे, क्यों, क्योंकि 2 पाई से लेके 4 पाई, 2 पाई से लेके 4 पाई मतलब यहाँ से लेके 2 पाई तो हो गया, बराबर, ये तो लेना ही नहीं है हमको, जो आंसर लेना है वो कौन सा लेना है, 2 पाई से लेके 4 पाई, बराबर, ये जो रेड वाला है वो, और कोसेक थीटा नेगेटिव कहाँ पे आएगा, 3rd क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट में, तो मतलब ये 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है, ये 2 पॉइंट आएंगे। कौन कौन से 2 पॉइंट आएंगे तो देखते चलो कौन कौन से 2 पॉइंट है। सबसे पहले तो कोसेक थीटा की पॉजिटिव वैल्यू 2 कब आती है वो देख लेते हैं, तो पॉजिटिव 2 कब बनेगा, जब साइन थीटा 1/2 बनता है तब। अब साइन थीटा 1/2 कब बनता है, 30 डिग्री के लिए है ना, तो कोसेक थीटा 2 कब बनेगा, 30 मतलब पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 है, बराबर, और हमको आंसर चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे, बराबर, तो इट मीन्स व्हाट कि ये दोनों एंगल पाई बाई 6 है, ये छोटे छोटे, बराबर, ये दोनों एंगल पाई बाई 6 है। अब मुझे मतलब यहाँ से ये वाला पाई बाई 6 एंगल है इतना, और यहाँ से ये वाला एंगल भी पाई बाई 6 है, ठीक है। अब पहले ये 0 था, फिर ये पाई था, फिर ये 2 पाई था, फिर ये 3 पाई था एंड देन 4 पाई है, बराबर, लास्ट में ये रेड, तो मुझे चाहिए 2 पाई से लेके 4 पाई तक के आंसर, तो 2 पाई से लेके ये जो रेड वाला एरिया है 2 पाई से लेके 4 पाई तक वाले आंसर में, मतलब नीचे वाले ये वाले रेड सर्कल में मेरा आंसर यहाँ पे और यहाँ पे है, बराबर, तो कितना होगा 3 पाई प्लस पाई बाई 6 एंड 4 पाई माइनस पाई बाई 6, सिंपल सा है ना, 3 पाई प्लस पाई बाई 6 एंड 4 पाई माइनस पाई बाई 6, तो फिर फाइनली मेरा थीटा क्या हो गया भाई, 3 पाई प्लस पाई बाई 6 4 पाई माइनस पाई बाई 6, किस इंटरवल में, 2 पाई से लेके 4 पाई इंटरवल में। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। वैसे शुरू में टाइम लगता है, बाकी तो जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत जल्दी फटाफट से पता कर लेते हैं कि 10 नेगेटिव है तो 2nd क्वाड्रेंट में होगा, 2nd क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव मतलब -1 कहाँ पे होगा, तो +1 होता है पाई बाई 4 एंगल के लिए, तो -1 होगा पाई माइनस पाई बाई 4 एंगल के लिए, तो इतनी ही स्पीड से वो बना लेते हैं।
और वो भी ये सब कैलकुलेशन भी कहाँ पे करते हैं, दिमाग के अंदर, है ना, दिमाग के अंदर कर लेते हैं और दिमाग के अंदर ही पाई माइनस पाई बाई 4 बना के 3 पाई बाई 4 लिख लेते हैं, या फिर उसको पोजीशन ही याद होती है कि ये 3 पाई बाई 4 पोजीशन है, यहाँ पे पाई बाई 4 है पोजीशन। सी मैं आपको बताता हूँ तीनों चारों पोजीशन पाई बाई 4 के मल्टीपल वाली, ये पाई बाई 4 है, ये 3 पाई बाई 4 है, ये 5 पाई बाई 4 है ना, और ये 7 पाई बाई 4 है। कितना अच्छा है ना, पोजीशन ही आपने याद रख ली तो, है ना। 1 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, देखो 1 3 5 7, 45 के मल्टीपल वाली पोजीशन, है ना। कंसिस्टेंटली जो यूज़ होता है ना वो जनरली स्टूडेंट याद रखते हैं, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी, है ना, 3 पाई बाई 4। क्या हो गया आंसर, 3 पाई बाई 4, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। 10 25 20, ओके 25 एंड 20 के बीच में कुछ रिलेशन है, दैट इज इक्वल टू 45, दैट वी नो वेरी वेल, ओके। वैसे ही मैंने कल लाइव लेक्चर में, लाइव मीटिंग में मैंने ये वाला रिलेशन आपको दिखाया था, याद हो तो। इसका आंसर डायरेक्टली 1 हो जाता है भाई, है ना। अगर ये दोनों का एडिशन, अगर आपके पास ये दोनों का एडिशन 45 है और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 45 है, तो आपने, अगर आप याद कर सकते तो करो, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा इक्वल टू 1 हो जाता था लास्ट में, है ना। तो अच्छी बात है, चलो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप वही कर सकते हो, क्या, फॉर्मूला अप्लाई, 10 आप दे दो दोनों साइड, बराबर, आप वैल्यू बना लो, 10 25 प्लस 10 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 25 into 10 20, that is equal to 10 45 which is 1. Now let us give this क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको वहाँ पे भेज देते हैं इसको, तो आंसर बन जाएगा 1 माइनस 10 25 10 20, और इसको इस तरफ भेजने पे तुरंत जो भी बचेगा वो आपका आंसर होगा 1, है ना। इसको इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा एंड इस तरफ RHS साइड हो जाएगा 1, विच इज़ योर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, ओके। चलो 9 नंबर देखते हैं। 10 50 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री बाई 10 10 डिग्री, डेफिनेटली 10 50 10 40 सबकी वैल्यू पता नहीं होती है ना हम लोग को, कभी भी नहीं। तो क्या करेंगे, 50 माइनस 40 इक्वल टू 10, लेट अस अप्लाई 10 बोथ द साइड, ओके। ये यहाँ पे 10 50 माइनस 10 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 50 10 40, है ना, दैट इज इक्वल टू 10 10 डिग्री, ओके। मुझे जो चाहिए वो क्या है, 10 50 माइनस 10 40 बाई 10 10, तो 10 50 माइनस 10 40 ये तो तैयार हो गया ऊपर का, तो ठीक है। और ये 10 10 को इस तरफ नीचे लेके जाऊंगा तो ये कम्प्लीटली तैयार हो गया, ये ऊपर वाला, और इसको नीचे लेके जाऊंगा 10 50 10 40 डिवाइडेड बाई 10 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई उस तरफ, तो 1 प्लस, इसको उस तरफ लेके जाने पे 1 प्लस 10 50 10 40, बराबर। अब यहाँ से ना, यहाँ से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और मे बी आप लोग को भी कंफ्यूजन यहाँ से ही हुआ होगा कि यहाँ से फिर क्या करें, हमको तो आंसर चाहिए वैल्यू में और हमारा आंसर तो इस तरह के फॉर्म में आया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो थोड़ा अगर ज़्यादा दिमाग लगाया होता ना तो हो जाता। समझ लो 10 50 ऐसे ही रखते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, 10 40 को कोट में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 40 मतलब कोट कितना होता है भाई, 90 माइनस 40 दैट इज कोट 50, है ना। 10 40 तो 10 40 इक्वल टू कोट 50। मैंने क्या बताया था, ये दोनों का एडिशन 90 रहना चाहिए, इस तरह से 10 से कोट से 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया देखो, ओके। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है भाई, जनरली स्टूडेंट ये तो डायरेक्टली बोल देते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, बट फिर भी अगर उसको पता नहीं है क्यों 1, तो ये लिख देता हूँ मैं, चलो, है ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को मैंने 1/10 लिख दिया। अब 10 10 कैंसिल, आंसर इज 1, बराबर। सो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हैंस 1 प्लस 10 50 कॉट 50 इक्वल टू 1, सो आंसर इज 2, दैट्स ऑल, खत्म, है ना। दैट इज ऑप्शन सी, ओके। एंड चलो ये लास्ट MCQ है, सॉल्यूशन जो मुझे देने थे उसमें, बराबर, ओके। 10 अल्फा की वैल्यू है, 10 बीटा की वैल्यू है, और मुझे फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, और कंडीशन दी है अल्फा बीटा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में होनी चाहिए, ओके। सो लेट मी अप्लाई 10 अल्फा प्लस बीटा
फॉर्मूला ऑफ टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, क्योंकि मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है ना, तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेते, क्योंकि टेन अल्फ़ा टेन बीटा की वैल्यू दी है ना। फॉर्मूला क्या है, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। लेट अस पुट ऑल दी वैल्यू, है सब वैल्यू रख देते इसके अंदर, n बाई एन प्लस वन प्लस 1/2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस n बाई एन प्लस वन इंटू 1/2n प्लस वन, ओके। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस वन। इसको मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई करके अगर यहाँ पे वैल्यू के फॉर्म में आंसर है ना, सिंपल से आंसर देखो, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 2, मतलब जाने पहचाने एंगल है, तो यहाँ पे भी कुछ आंसर बहुत ही सिंपल सा आएगा और एन वगैरह कैंसिल हो जाएगा, दैट इज टू बी श्योर, है ना। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, और दोनों के एलसीएम में n+1 टू n+1 और इसका भी एलसीएम n+1 टू n+1 विल बी कैंसल्ड आउट। सो बचेगा क्या, देखो ऊपर दिस n इंटू 2n+1 विच इज 2n स्क्वायर प्लस n प्लस इसको यहाँ पे भेजेंगे तो n+1, और इसके एलसीएम में जो भी टर्म बचा, बराबर, इसके एलसीएम में जो भी टर्म बना वो, और नीचे इसके एलसीएम में जो भी टर्म बचेगा यहाँ पे, यही दोनों, बराबर, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे यही बोल रहा हूँ मैं, बराबर। तो यहाँ पे इसको पहले इस तरफ भेजा तो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन n+1 टू n+1 विच इज 2n स्क्वायर प्लस n प्लस n प्लस 2n दैट इज 3n प्लस 1 माइनस n, ऐसा हो गया, देखो, है ना, दोनों के एलसीएम कैंसिल। आई होप ये दोनों के एलसीएम कैंसिल करने वाली बातें आपको हजम हो रही है ना भाई। नहीं हो रही है तो मुझे कभी भी बता सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। आई होप ये सब 10th में ये सब वगैरह पढ़ लिया होगा आपने, किस तरह से डायरेक्टली कैंसिल वगैरह कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऊपर क्या बन गया, देखो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और नीचे भी कुछ ऐसा ही बन गया, देखो 2n स्क्वायर प्लस ये 3n माइनस n मतलब अगेन 2n प्लस 1। ओ माई गॉड, ये तो सिमिलर टर्म ही आ गया भाई, कैंसिल कर लो, 1 हो गया। तो फाइनली टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अब 10 की वैल्यू 1 कब होती है भाई, सी ये थीटा है ना, कभी भी ऐसा मत समझना कि ये जो एंगल है ना वो इतना बड़ा है, ऐसा नहीं, ये कुछ tan थीटा इक्वल टू 1, ऐसा ही सोच के आगे बढ़ना है, बराबर। तो ऐसा सोचना कि भाई tan थीटा इक्वल टू 1 मतलब tan की वैल्यू 1 कब कब होती है भाई, तो सोचो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव 1 तो फर्स्ट या फिर थर्ड में ही होगा, है ना, यहाँ पे तो नेगेटिव 1 होता है, बराबर। तो पॉजिटिव 1 है तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू तो उन लोग ने 0 से π/4 के बीच में रखने के लिए बोली है ना, बहुत छोटी छोटी रखने के लिए बोली है, तो डेफिनेटली 0 से π/4 के बीच में है, तो इतना बड़ा एंगल तो बनेगा नहीं एडिशन का। तो एनी हाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, बराबर। अब 1 कब आती है भाई, अल्फा प्लस बीटा 10 की वैल्यू 1 कब आती है, जब एंगल tan थीटा इक्वल टू 1 कब आता है भाई, जब एंगल थीटा π/4 हो तब, बराबर। तो tan अल्फा प्लस बीटा 1 कब आता है, जब अल्फा प्लस बीटा π/4 हो तब, है ना। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, π/4 विच इज योर आंसर, खत्म, है ना, दैट इज π/4। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि भाई अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जो है वो कहाँ पे है, तो π/2 से बड़ी, है ना, π/2 से लेके मतलब पाई तक है, ऐसी कोई वैल्यू है, ऐसी कोई वैल्यू दे दे, π/2 से बड़ी एंड पाई से छोटी, बराबर। हाँ, इस तरह की कोई वैल्यू दे दे, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, अल्फा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, बराबर, अल्फा की वैल्यू भी इतनी बड़ी है और बीटा की वैल्यू भी इतनी बड़ी है, तो एडिशन अल्फा एंड बीटा का एडिशन शुड बी आइदर इन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। एडिशन जो होगा, समझ लो अल्फा की वैल्यू मैंने ले ली 120, बराबर, और बीटा की वैल्यू मैंने ले ली, समझ लो 195, बराबर। तो एडिशन कितना होगा भाई, 120 प्लस 95, तो 120 प्लस 90 दैट इज 210 प्लस 5 दैट इज 215, है ना, 215 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, देखो, बराबर। या फिर अगर मैं 95 की जगह मैं यहाँ पे समझ लो ले लूँ 170, तो एडिशन कितना होगा, 170 प्लस 120 का
290 तो कहीं पे यहाँ पे आएगा बराबर। तो अगर अल्फा बीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एडिशन आइदर थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकते हैं बराबर। तो यहाँ पे पूछा है अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो हमको पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आइदर थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है। बट पॉजिटिव 1 तो यहीं पे आएगा, यहाँ पे तो नेगेटिव 1 आता है, इसलिए फाइनली यही पॉसिबल पॉइंट है ना। अब ये पॉइंट होगा कौन सा, तो यहाँ से लेके इतना एंगल होगा कितना, तो पाई प्लस ये एंगल कितना होता है भाई, पाई/4 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी कितनी, पाई प्लस पाई/4 विच इज 5π/4 है ना। तो फाइनली हमारा आंसर 5π/4 होता अगर यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसी होती तो, है ना। सो वी ऑलवेज नीड टू थिंक ऑफ ऑल द एंगल ना भाई, एंगल सभी जगह काम आएंगे और एंगल से आपको इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, करना आना चाहिए कि भाई कहाँ पे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, कहाँ पे किसकी वैल्यू क्या हो सकती है, और ये एंगल का फॉर्मेट कैसे बनाए फिर फाइनली ये पाई प्लस पाई/4 ये सब वगैरह बनाना आपको परफेक्टली आना चाहिए, है ना। यही एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री है, यूनिसर्कल यूनिसर्कल का यही पर्पस होता है ना। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर वीडियोस में तो हमने सिर्फ क्वेश्चन देखे बराबर। अब इसके आगे वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म कर ली थी बराबर, मतलब उसके सब थियरिटिकल क्वेश्चंस वगैरह देख लिए, फॉर्मूलाज वगैरह देख लिए। तो अब ये लेक्चर में कुछ नया मैं करवा रहा हूँ, तो वो क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे, नेक्स्ट फॉर्मूलाज बराबर। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ना, वो नेक्स्ट फॉर्मूला बस 3 ही याद रखने हैं आपको, 3 फॉर्मूला ही आपको याद रखने हैं और वो 3 फॉर्मूला से आपका काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ये एनसीईआरटी के पर्पज से देखे तो एनसीईआरटी की बुक में और कोई फॉर्मूला नहीं है, बस लास्ट के 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा समझ लो, मुझे अगर ऐसा बोलना है x² + 2x + 3, तो ये एक्सप्रेशन हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन हुआ, आपको पता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बराबर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर मैं 3 पावर से चालू करूँ आपको क्यूबिकल एक्सप्रेशन मिल जाएगा, 5 पावर, n पावर, 1000 पावर, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गए। इक्वल टू 0 ले लूँ, मतलब इक्वल टू समथिंग ले लूँ, से इक्वल टू 0 की जगह इक्वल टू से 7 ले लूँ या फिर 7/5 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, इक्वल टू समथिंग लूँगा ना, तो वो हो जाएगा इक्वेशन, है ना। अब ये जो है ना, ये पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए ही डिफाइन होता है, x की वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होता है, कोई 1 आध 2 या फिर 3 वॉटेवर, जितने भी सॉल्यूशन है उतनी वैल्यू के लिए ही ये सेटिस्फाई होता है। तो इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन हमेशा ही कुछ LHS = RHS के फॉर्म में होगा बराबर, LHS = RHS के फॉर्म में होगा, जिसके लिए आपके पास सॉल्यूशन कुछ कम हो, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना हो। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि x² + 2x + 1 = x + 1 होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी हो गई, ये इक्वेशन नहीं रहा है ना, ये एक्सप्रेशन नहीं रहा, आइडेंटिटी हो गई। इसमें सॉल्यूशन तो x बिलोंग्स टू R, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए बराबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं। बट ये जो है ना, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन के फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे बराबर। ये जो है ना, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, फॉर्मूला, या फिर आपके पास आप बोल सकते हो इसको आइडेंटिटी बराबर, और ये इक्वेशन है। तो अब इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है मुझे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मुझे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मुझे करना क्या है कि समझ लो sin x की वैल्यू 1/2 है बराबर। तो sin x की वैल्यू 1/2 कब कब होती है, sin x = 1/2 को सॉल्व करो, ये इक्वेशन को सॉल्व करो, ऐसा होगा ना। समझ लो मैंने ऐसा बोला कि भाई x² + 2x + 3 इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आप x की वैल्यू फाइंड करते हो वहाँ पे कि भाई x की कौन सी वैल्यू हो मिली जो मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन, है ना। तो अगर ऐसा लिख दे भाई सॉल्व करो इसको सॉल्व करो, मतलब क्या हुआ कि हमको एनी हाउ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वैसे x फाइंड करने हैं। तो पहले तो आपने तुरंत माइंड में दिमाग में लगाया, तो x = π/6 रखने पे ये तो सॉल्व हो जाएगा। sin π/6 = 1/2 होता है, तो x = π/6 होगा ना भाई। बट ऐसे ज़रूरी थोड़ी है, आपको ही पता है कि भाई x = π/2 के सिवा भी बहुत सारे पॉइंट है ना। यहाँ पे ही सिर्फ थोड़ी 1/2 होता है साइन, यहाँ पे भी 1/2 होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, इसीलिए तो वो बताया था वहाँ पे कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक में ये सब कुछ समझाना था वापस। तो 1/2 यहाँ पे थोड़ी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे खैर नहीं होता, यहाँ पे -1/2 होगा और यहाँ पे भी -1/2 होगा। बट
फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो होगा पॉजिटिव 1/2 बराबर। तो समझ लो आपने एक π/6 लिया बराबर, ये एंगल π/6 लिया, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पाई माइनस π/6 बराबर। अगेन यहाँ से सफिशिएंट नहीं है बराबर, यहाँ से सफिशिएंट नहीं है, ये तो आपने 0 से 2π के बीच वाले एंगल बताए, वापस 2π प्लस π/6 है ना, 2π प्लस π/6, फिर इस तरफ 3π माइनस π/6, ठीक है, फिर अगेन 4π प्लस π/6, फिर उस तरफ 5π माइनस π/6। इस तरह के तो बहुत सारे एंगल आएंगे ना भाई, इस तरह के बहुत सारे एंगल आएंगे। तो आप क्या लिखोगे जनरली, इन जनरल क्या लिखोगे भाई, तो यहाँ पे 1π/6 kπ प्लस और माइनस π/6 ऐसा कुछ बन रहा है भाई, कभी प्लस बन रहा है कभी माइनस बन रहा है, बट ऐसा लिखने से भी अगेन फ़ायदा नहीं होगा, हमको कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, प्लस -1/n इंटू π/6 ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेटिस्फाई। देखो अगर n की वैल्यू में +1 रखूँ, n की वैल्यू प्लस -1/k बराबर -1/k, अगर k की वैल्यू में +1 रखूँ तो यहाँ पे 1π प्लस -1/1 दैट इज -π/6, तो पाई माइनस π/6 ये सेटिस्फाई हो गया। k की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा सेटिस्फाई। देखो 2π प्लस -1 का पावर 2 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव π/6, 2π प्लस π/6 ये हो गया। देखो फिर k की वैल्यू में 3 रखूंगा तो 3π ये -1 पावर 3 दैट इज -1 है ना, तो 3π माइनस π/6 हो गया। देखो तो आपने नोटिस किया ये kπ प्लस -1/2k इंटू π/6 है ना, तो यही एक्चुअल में साइन x के लिए पहला फॉर्मूला है ना, साइन x का पहला फॉर्मूला यही है। तो चलो वही लिखते हैं पहले फॉर्मूला को। इफ साइन x इक्वल टू से फॉर्मूला का पैटर्न हम ऐसे लिखेंगे, साइन अल्फा देन x इक्वल टू kπ प्लस -1/k इंटू अल्फा। अच्छा ऐसा क्यों लिखा पता है आपको, ऐसा सोचो, इफ साइन x इक्वल टू यहाँ पे ना, यहाँ पे बनाया था हमने, इफ साइन x इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन π/6। हम तो जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही हेल्प लेते हैं ना भाई, हम तो जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प लेके मैंने सोच लिया कि ये 1/2 तो साइन π/6 है, मतलब मुझे अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का अल्फा मिल गया बराबर। तो यही π/6 की हेल्प लेके मैं सभी जगह गया, देखो है ना, तो ये अल्फा जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेके ही मैं गया। तो इसलिए मैं सबसे पहले जब भी कोई वैल्यू है ना, वो वैल्यू को फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्रिएट करूंगा, दैट इज साइन x इक्वल टू साइन वो अल्फा के फॉर्म में क्रिएट करूंगा, एंड देन फाइनली मेरा जो x होगा वो कौन सा होगा, तो ये सभी होगा। तो इस सभी को सेटिस्फाई करवाने के लिए ये वाला मैंने बताया था लास्ट में, तो यहाँ पे ये वाला मतलब x इक्वल टू kπ प्लस -1/2k इंटू सभी जगह x है, तो यहाँ पे π/6 है। तो बस इसी तरीके से हम पहला फार्मूला बना दिया। देखो ऐसे सभी फार्मूला को मैं हर पैटर्न नहीं बनाऊंगा हर बार, फार्मूला याद रख लो पहले, फिर यूज़ करना कैसे करेंगे, हम यूज़ कैसे करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। साइन x इक्वल टू साइन अल्फा देन x इक्वल टू kπ प्लस -1/2k इंटू अल्फा, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। फिर cos x के लिए लिखते हैं, चलो cos x इक्वल टू cos अल्फा देन x इक्वल टू 2kπ प्लस और माइनस अल्फा है ना, आई होप हाँ यही है। से cos x इक्वल टू 1/2 तो x इक्वल टू π/3 -π/3, हाँ बस यही है। ओके वैसे मैं भी भूल जाता हूँ ये सब फॉर्मूला है ना बार बार, बट मैं तो याद कर लेता हूँ हिंट से। अब वो हिंट तो इतनी जल्दी नहीं बनती, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता, बट हाँ हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद एक आध जगह पे मैं दे दूंगा ये किस तरह से हम सोच सकते हैं फटाफट से। चलो tan x इक्वल टू tan अल्फा है, तो x इक्वल टू क्या होगा भाई, kπ प्लस अल्फा है ना, kπ प्लस अल्फा, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है ना, यस। बस ये 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। ओके ये 3 फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, वेर k बिलोंग्स टू z ऐसा हर बार लिखते हैं आंसर में, वेर k बिलोंग्स टू z, ठीक है याद कर लो बस ये 3 फॉर्मूला, आपका लास्ट ये फॉर्मूला का काम ख़त्म है ना, इसके बाद और कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट वापस 3 फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। वैसे आगे इतने सारे फॉर्मूला पढ़ के
ये तो फील हो रहा होगा कि भाई इतने ही फॉर्मूला है, बस ख़त्म। थोड़े दिख रहे हैं भाई, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जैसे दिख रहे हैं, बट है यार सिंपल से, सिंपल है। इसको तो याद नहीं रखना होता ना, इसको नहीं याद रखना होता, हमको इसको याद रखना है, ये वाली चीज़ को, है ना। हमको ये चीज़ याद रखनी है कि साइन के लिए ये -1/k अल्फ़ा वाली होगी चीज़, फिर कॉस के लिए 2k पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा होगा, एंड के टेन के लिए k पाई प्लस अल्फ़ा होगा, ठीक है। खैर इसके लिए भी मैं हिंट दे दूंगा, बट अभी फ़िलहाल पहले याद रख लो, है ना, बाद में हिंट दूंगा। जैसे मैंने इसमें हिंट वगैरह दी थी, बट ये जो है ना, यही हिंट है, ऐसा सोच लो, यही हिंट है। बट ये जो हिंट है वो माइंड के अंदर सोचने में टाइम जितना जाएगा उतनी हिंट क्रिएट करने में टाइम जाएगा, है ना, क्योंकि हिंट तो हमेशा ही माइंड के अंदर ही क्रिएट की जाती है ना। तो वैसे ये सब कुछ हमको माइंड के अंदर सोचना है फटाफट से। पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 4 पाई प्लस 7 पाई माइनस 5 पाई माइनस, इस तरह से फटाफट से सोच के प्लस माइनस सोच के तुरंत -1/k बना दिया, k पाई लिख दिया आगे, है ना। 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई प्लस 3 पाई माइनस 4 पाई प्लस 5 पाई माइनस है, इसीलिए, है ना। कॉस के लिए थोड़ा ऐसा है कि 2 पाई प्लस है 2 पाई माइनस है, 4 पाई प्लस है 4 पाई माइनस है, 6 पाई प्लस है 6 पाई माइनस है, 8 पाई प्लस 8 पाई माइनस, इस तरह की कुछ हिंट बन रही थी, इसलिए कॉस में इस तरह का फॉर्मूला लगा दिया। और 10 में पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस 5 पाई प्लस, इस तरह की कोई हिंट बन रही थी, तो वो देख के मैंने k पाई प्लस अल्फ़ा लगा दिया, है ना। अब मैंने हिंट भी दे दिए, अगर आपको समझ में आ गई तो, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आप पहले फॉर्मूला याद रख लो। विल सी लेटर ऑन ये फॉर्मूला की पैटर्न हम कैसे समझेंगे, बराबर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर तक आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखने हैं एनी हाउ, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में ये सभी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके आने भी, है ना। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये जो क्वेश्चन है ना वो एक्सरसाइज 3.3 के बेस से है भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन भी अगर हो जाता है तो कर लेना। C+C ही लगाना है, यहाँ पर S-S लगाना है आई थिंक, हाँ ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, बराबर, ये 7 क्वेश्चन है, बस बाकी 3 बचे और कुछ नहीं है। 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन आप ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं, आप इस बार आपकी NCERT की बुक के क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। अब आप खुद चेक करो कि आपकी NCERT के मिसलिनियस लेवल के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं क्या। मुझे लगता है उस हिसाब से आपने जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है अब तक, आप डेफिनेटली 99.99% ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एटलीस्ट 50% क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे, मुझे विश्वास है आपको, आपके ऊपर, है ना। ठीक है, ये मेरा विश्वास मत तोड़ना, और ये क्वेश्चन एनी हाउ सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।